Hello everyone, I am Dr. Puneet and today I will talk about stroke. स्ट्रोक या पक्षाघात ये अचानक से आने वाली वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या न्यूरो डेफिसिट है जिसमें कि आदमी का या तो चेहरा पैरालाइज हो जाता है या हाथ या पैर में पैरालिसिस हो जाती है या वो बोल नहीं पाता है या वो समझ नहीं पाता है ना। कभी कभी चलने की दिक्कत, कभी कभी निगलने की दिक्कत। सो अचानक से होने वाली वो न्यूरो डेफिसिट जिसमें कि आदमी में एकदम से पैरालिसिस टाइप के सिम्टम्स हों, चेहरे की, आवाज़ की, समझ की, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। और ये या तो ब्रेन की ब्लड वेसल्स के ब्लॉकेज की वजह से होता है या ब्रेन की ब्लड वेसल्स के लीकेज की वजह से होता है। ब्लॉकेज टाइप या इस्चीमिक सीवीए, इंडिया में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीवीए या स्ट्रोक जो होता है वो ब्लॉकेज टाइप ही होता है, जिसमें कि ब्रेन की ब्लड वेसल्स ब्लॉक कर जाती है और आगे जिस हिस्से पे ब्लड नहीं पहुंचा वो हिस्सा डेड होने लगता है। इसको बचाने के लिए हमारे पास जो टाइम होता है वो 3 to 4.5 आवर है। एफडीए के अकॉर्डिंग तो 3 घंटे के अंदर ही इसको खोला जाए तो मरीज़ बच सकता है, लेकिन अप टू 4.5 आवर पेशेंट में बेनिफिट दवा के द्वारा किए जा सकते हैं। अब क्यों कुछ लोगों को स्ट्रोक होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है? इसमें दो तरीके के कारण होते हैं। एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, जिसको कि हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारी एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, आदमियों में चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी के मदर फादर को है, मतलब फैमिली हिस्ट्री है, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको पहले कभी कुछ हल्का फुल्का न्यूरो डेफिसिट हुआ है, टीआईए टाइप का, या कभी पहले पैरालिसिस हुआ है, दोबारा के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ कॉजेज़ होते हैं जो कि होते हैं मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल में लाइफस्टाइल रिलेटेड हो सकते हैं। लाइफस्टाइल रिलेटेड मतलब जैसे आप स्मोक करते हो, आप अल्कोहल लेते हो, या सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल इनएक्टिविटी है, तो इनको तो आप खुद ही चेंज कर सकते हो ना। मतलब आप मोर देन 40 मिनट आप डेली वॉक करो, एक्सरसाइज करो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहो, तो आपको स्ट्रोक के चांसेस ना के बराबर रहते हैं या काफ़ी कम होते हैं। एटलीस्ट एक एज तक तो नहीं होगा ना। दूसरा जो होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जो कि लाइफस्टाइल रिलेटेड नहीं है। जैसे कि आपको बीपी की शिकायत है, आपको शुगर है, आप इसको कंट्रोल करो। आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप उसका दवा लो। आपको कोई हार्ट की डिजीज़ है, जैसे चाहे वॉल्व की खराबी हो, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो, या फिर आपको कभी पहले हार्ट अटैक पड़ा हो, तो चांसेस रहते हैं। दूसरा, जो ब्लड वेसल्स ब्रेन को ब्लड लेके जाती है, कैरोटिड आर्टरी, तो अगर आपको कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ है तो भी चांसेस रहते हैं स्ट्रोक के। ये सब एक तत्व होता है होमोसिस्टीन, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो भी स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं। अगर इनमें से कुछ कारण हैं आपके अंदर तो स्ट्रोक हो सकता है। कभी भी किसी को स्ट्रोक होता है तो पैनिक नहीं करना है। आपके पास इनिशियल 3 आवर्स की विंडो तो बहुत अच्छी मानते हैं हम लोग। अगर आप 3 घंटे के अंदर किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, आपका सीटी स्कैन हो जाता है और उसमें ब्लॉकेज आता है, या सीटी स्कैन नॉर्मल है लेकिन आपको डेफिसिट है, तो अगर आपकी थ्रोम्बोलिसिस हो जाती है, आपको एक दवा होती है एल्टीप्लेस और एक दवा होती है टेनेक्टेप्लेस। इन दो दवाओं से हम लोग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करते, केमिकल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं, मतलब ड्रग से क्लॉट को तोड़ते हैं। कभी अगर आपने ये विंडो क्रॉस कर लिया है, आपके पास का टाइम थोड़ा निकल चुका है, आप 6 घंटे 8 घंटे क्रॉस कर चुके हो, तो फिर इससे इस दवा वाले से फ़ायदा नहीं होता है। फिर दूसरी एक तरीका होता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, उसमें गाइड वाइड डाल करके हम लोग क्लॉट को निकाल लेते हैं, उससे कभी कभी फ़र्क पड़ता है। आपने मतलब ये एक रास्ता होता है। अच्छा, होता क्या है कि जैसे अगर किसी भी इंसान का थ्रोम्बोलिसिस जब भी दवा से होता है तो एकदम से गश ऑफ ब्लड आता है। वहाँ पे पहले ब्लॉकेज था, अचानक से आपने ब्लॉकेज हटाया तो एकदम से ब्लड रिपर्फ्यूजन होता है। और एकदम से रिपर्फ्यूजन होने की वजह से कई बार
हेमरेज भी होने के चांसेस हो जाते हैं। मतलब एकदम से गश ऑफ ब्लड आया और उसने ब्लड वेसल्स, जो ब्लॉकेज ब्लड वेसल्स एकदम से अंदर घुसा तो उसने ब्लड को रप्चर कर दिया। सो पहले आपको ब्लॉकेज टाइप स्ट्रोक था, अब आपको हो गया लीकेज टाइप, अब आपको हो गया ब्रेन हेमरेज। सो कभी कभी रेयरली ये भी सिचुएशन आती है, ऑल्दो बहुत रेयरली हम लोग फंसते हैं, लेकिन कभी कभी जब पेशेंट की थ्रोम्बोलिसिस करते हैं तो ये भी एक चीज़ होती है। अच्छा, ये चीज़ जो होती है ये टेनेक्टिव प्लेस के साथ बहुत कम है। टेनेक्टिव प्लेस काफ़ी सेफ रहती है। मतलब हम लोग जितने भी केसेस, मैंने आज तक जितने भी केसेस थ्रोम्बोलाइज टेनेक्टिव प्लेस से किए हैं, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया ब्रेन हेमरेज। एल्टी प्लेस के साथ कभी कभी मिल जाते हैं, ख़ासतौर से अगर हमने प्रोटोकॉल वायलेशन कर रहे हैं, जैसे कि पेशेंट को सीवियर न्यूरो डेफिसिट है, पेशेंट का NIHS मोर देन 25 है, हम लोग एक स्केल लगाते हैं, उसमें ये है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उसमें थ्रोम्बोलिसिस में ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। या विंडो आपने 3 to 4.5 आवर की विंडो पे थ्रोम्बोलिसिस किया तो उसमें भी हेमरेज के चांसेस होते हैं, अप टू 3 चांसेस कम होते हैं। अबव 80 ईयर्स में थ्रोम्बोलिसिस में थोड़ा सा चांसेस रहते हैं। सो अच्छा, उसमें अगर मान लीजिए हेमरेज हुआ भी तो उसको भी हमारे जो सेंटर्स, हम अपने सेंटर्स में कुछ दवाएं दे करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और ये ऑल्दो रेयर होता है लेकिन चांसेस रहते हैं। ओके।